गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे पास अगर बात करेंगे हमारे पास जो पीपल्स हैं डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़, हर एक इंसान के पास एक अपने अपने टैलेंट्स होते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास एक टैलेंट्स है दैट इज़ कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट्स। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे, वहाँ पे कुछ जो सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होती है काफ़ी फेवरेबल होती है, जिसकी वजह से ये एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट्स जो है इनको अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उभार सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करेंगे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी फेवरेबल नहीं होते, तो इन टैलेंट्स को बाहर उभार नहीं पाते। इंडिया की बात करेंगे, सेम इंडिया में भी इसी तरह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट्स हैं। बेसिकली टैलेंट्स की अगर बात करेंगे, ये कौन से टैलेंट्स हैं? ये वो टैलेंट्स हैं जो किसी भी अगर हमारी कंट्री की कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में ये मदद करते हैं, ऐसे टैलेंट्स। ठीक है, तो बात करेंगे हमारे पास MC कैलाइन जो है और उसके एसोसिएट्स ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? काकीनाडा एक्सपेरिमेंट। और इनके साथ कौन थे जुड़े हुए? इनके साथ था हमारे पास गुजरात का इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और हमारे पास अहमदाबाद का सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट था। इन्होंने क्या किया, ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगाया, ये बोला कि ये पॉसिबल है, हम अपने फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को आराम से ट्रेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिस्टमैटिक ट्रेनिंग इंटरवेंशन। अगर इनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें तो इनको ट्रेन करना आसान हो जाएगा। देखो, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में डिफरेंस है। फर्स्ट जनरेशन वो हैं जो फर्स्ट हैं अपनी फैमिली में बिजनेस को स्टार्ट करने में, ये बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं होती। सेकंड जनरेशन को नॉलेज होती है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो बिज़नेस के साथ कोई ना कोई इंगेज होता है, तो उनको थोड़ा बहुत पता होता है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन वाले टोटल फ्रेशर होते हैं, इनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ इनका बिजनेस डूब भी सकता है। तो इस तरह से इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया था। ठीक है, और सेकंड अगर हम बात करेंगे, आप अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों मदद करता है, किन एरियाज़ में हमें मदद करता है, वो एरियाज़ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं बहुत ट्राई करूँगी ताकि आपको आसान और ईजी वेज़ में कर लूँ, और इतना ईजी वे में ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जल्दी से समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस और क्रॉनिक प्रॉब्लम है। चाहे आप अगर हम अपनी इंडियन इकानमी की बात करेंगे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू रहता है। तो अब देखो, हमारे पास एक प्लान है जिसको हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं, लेकिन ये 7th 5 ईयर प्लान था। ये 7th 5 ईयर प्लान कब बनाया गया था? अप्रैल 1985 में। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जब एक एस्टिमेशन दी ना, एक एस्टिमेट दिया ना अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वहाँ पे पता चला कि 44 मिलियन पर्सन इंडिया में ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। फिर हमारे पास 1989 में एक और सर्वे की गई। उस सर्वे के अकॉर्डिंग इन्होंने देखा जो लेबर फोर्स है वो ग्रो कर रहा है 2.5% की स्पीड से पर एनम, लेकिन वहीं पे ऑन द अदर हैंड जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है वो जो ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ ओनली 2% पर एनम। इसका मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी एज़ कम्पेयर टू 1985। वहाँ पे जितने अनएम्प्लॉयड थे ना वो काफ़ी बढ़ गई थी। सेकेंड, अब 1991 में कॉन्सेप्ट आया मॉडर्नाइजेशन का। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज टेक्नोलॉजी, इंक्रीज अपग्रेडेशन। इसने क्या किया? कैपिटल इंटेंसिव को काफ़ी इंक्रीज़ किया एज कम्पेयर टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब ये कैपिटल इंडस्ट्री और लेबर इंटेंसिव क्या है? कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीनरी कॉस्ट क्या है, काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है लेबर। ऑन द अदर हैंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब होता है लेबर कॉस्ट काफ़ी हायर थी एज कम्पेयर टू बाकी फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, एंड दोज फैक्टर्स इंक्लूड मशीनरी। दैट मीन्स कैपिटल इंटेंसिव इज टोटली अपोजिट ऑफ लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में हमने ज़्यादातर मशीनरी की कॉस्ट हाई की, और लेबर इंटेंसिव में लेबर की कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। और इसको इंक्रीज मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंक्रीज कौन सा हो गया? कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़,
प्रॉब्लम तो है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसके लिए क्या चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो उस पर हमने देखा जो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स थे उनमें जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थी ना वो बिल्कुल कम थी, दैट मीन्स ना के बराबर। तो थी कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़, ये अपॉर्चुनिटीज़ इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पाई जाती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो थे उन्होंने कोशिश की कि हम ज़्यादातर ध्यान दें इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ, उनको हम काफ़ी स्ट्रांग बनाएं। क्यों, जब ये सेक्टर स्ट्रांग बन जाएंगे तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो पहले सर्वे की और उसके बाद से इन सेक्टर्स को क्या किया, स्ट्रेंथन किया। सेकेंड, हार्नेसिंग द लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज। अब देखो जी, हम इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया हमारे पास इसको माना जाता है इज़ वेरी रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज। देखो अगर हम बात करेंगे ना अपने प्लानट डेवलपमेंट की, तो प्लानट डेवलपमेंट में लगभग पिछले 4 डिकेड से, दैट इज द मोर देन 4 डिकेड्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स हैव रिमेन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड द बेसिक रीजन फॉर दैट इज कि हमारे पास जो कुछ ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो स्टार्ट होने लगी, एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट की, बट दोज वर फ्रॉम द आउटसाइड, वो स्टेट से आउटसाइडर्स थे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रियल स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की किस में है, दैट इज़ कि जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप हैं, वहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे शुड बी इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़। और इनकी वजह से क्या हो जाएगा, जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उनको हार्नेस करेंगे एंड एज अ रिजल्ट हमारी कंट्री या वो एरिया क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इन इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट हमारे EDPs हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इन प्रोग्राम्स ने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है और इन्होंने मदद किया इन लोकल रिसोर्सेज को क्या करने के लिए, हार्नेस करने के लिए। ठीक है, अब जैसे लोकल रिसोर्स की हम बात करेंगे, कोई कहीं एरिया में वुड ज़्यादा है, कहीं में बैम्बो है, कहीं पे कुछ है, तो वो नई नई आइडियाज़ ये कि इन बैम्बोज़ को कैसे यूज़ करो, कैसे इम्प्लीमेंट करो, कैसे इंटरप्राइज सेटअप करो और कैसे अपनी बिजनेस को चलाओ। और एक कामयाब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। थर्ड, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ जो है ये बहुत ज़रूरी है एक कंट्री की। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि किसी भी कंट्री में तमाम रीजन्स जितनी भी हैं वहाँ पे वो इक्वली डेवलप होने चाहिए एंड विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से हम किसी एक मेन ग्रुप ऑफ पीपल में अगर कोई भी कंट्रोल है ना तो उसको शिफ्ट करते हैं टू द स्मॉलर, दैट इज टू द सिर्फ स्मॉलर वंस। दैट मीन्स अगर कहीं पे एक कोई इंडस्ट्री है एक एरिया में, तो उस एरिया में हम उस इंडस्ट्रीज़ के कुछ ब्रांड्स बाकी रीजन्स में भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से टोटल जो हमारा रीजनल ग्रोथ है वो क्या रहेगी, बैलेंस्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगैन EDP, दैट इज़ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, वो बहुत ज़्यादा मदद करती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्थ वन, दैट इज़ द रिड्यूसिंग अनरेस्ट एंड सोशल टेंशन अमंग द यूथ। अब एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़रूरी हैं सोशल टेंशन्स को रिड्यूस करने के लिए। ये सोशल टेंशन्स होती क्यों है यूथ्स में, अगैन घूम फिरा के बात एक ही है, दैट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अगर यूथ क्या है इंगेज नहीं है प्रोडक्टिव वर्क में, सोशल टेंशन हो जाएगी, वो ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे, वो बाकी चीज़ें करने लग जाएंगी, तो हमारी कंट्री पीछे पीछे होती जाएगी। तो इसके लिए मेजर चीज़ क्या है, जॉब की पोजीशंस को क्रिएट करनी पड़ेंगी और नई नई आइडियाज़ को उनकी लाइफ में लाना पड़ेगा। और उसके लिए ऑल्टरनेट पाथ है क्या, अगेन द ऑल्टरनेट पाथ इज़ दिस एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जब यूथ्स को नई नई आइडियाज़ के बारे में बताएंगे, नई नई चीज़ों के बारे में शौक डेवलप करेंगे, उनके टैलेंट्स को उभारने में मदद करेंगे, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे जहाँ पे वो अपने टैलेंट्स को यूज़ कर पाएँ, तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक सोशल टेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम। फिफ्थ वन, दैट इज़ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसने एंटरप्रेन्योरशिप में, दैट इज़ एंटरप्राइजेज में इनोवेशंस को कैसे लाया, नई आइडियाज़ को कैसे लाया। पुरानी जो हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1991 की थी, उसको रिप्लेस कर दिया और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था 1-to-1 नेशन स्टैंडर्ड, दैट मीन्स टू इंश्योर, दैट इज दिस इज द स्कीम टू इंश्योर द क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन कंट्री। एंड सेकेंड पॉइंट इसका जो था दैट वाज टू प्रमोट द स्टार्टअप्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। एंड द थर्ड बेसिक पॉइंट जो हमारा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का था दैट वाज द स्टार्टअप इनोवेशन जोन्स।
तो यहाँ पे हमारा सब इन कामों में जो हमने 5 चीज़ें पढ़े, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो अब समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्यों ज़रूरत है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द इनोवेशन इन एंटरप्राइजेस। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन बहुत बार हम अपनी पुरानी लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। इनोवेशन का मतलब होता है टू क्रिएट द न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड्स, पुराने ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स मेथड पे बिलीव ना करना, नई नई चीज़ें। बेटर परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत ज़रूरी है इनोवेशन, ठीक है। तो जो स्मॉल फर्म्स हैं हमारे पास, उनको काफ़ी नेसेसिटी है टू इनोवेट। क्यों? एज वी नो दैट द स्मॉल फर्म्स डू नॉट फेस एनी कॉन्स्टेंट्स दैट इज इम्पोज्ड बाय द लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो हमारे पास इसी तरह से एक और फाउंडेशन थी, दैट इज़ कॉल्ड इज द नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए में है। इसने क्या देखा? इसने देखा कि हमारी जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, दे प्रोड्यूस 4 टाइम्स मोर इनोवेशंस एज कम्पेयर टू द बिगर कंपनीज। दैट मीन्स कि ज़्यादातर काम हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्रीज़ करें, इनोवेशंस के साथ ज़्यादातर जुड़ी स्मॉल कंपनीज़ हैं। तो ईडीपी प्रोग्राम्स ने क्या किया? दे एम्ड एट एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ द स्मॉल फर्म्स इन इंडिया। और जिसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से स्मॉल फर्म्स जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए, इन्होंने काफ़ी मदद की, उनकी टैलेंट्स जो थे, उनकी एंटरप्रेन्योर टैलेंट्स को उभारने के लिए इन्होंने एक फेवरेबल इन्वायरमेंट दी, एंड रिजल्टिंग इन मोर इनोवेशंस, ज़्यादा इनोवेशंस आ गई, एंड फाइनली इंडियन इंडस्ट्री वाज कंप्लीट इन इंटरनेशनल मार्केट। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन काइंडली लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।